हेलो फ्रेंड्स, कटिंग टूल्स डिक्शनरी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे वियर के बारे में, टाइप्स ऑफ वियर के बारे में। इंसर्ट्स के कटिंग एजेस के ऊपर कौन कौन सा वियर होता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका रेमेडी क्या है और कैसे हम लोग वियर को मिनिमाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वियर। वियर कितने टाइप्स के होते हैं? तो इन जनरल लगभग 7 टाइप्स के वियर होते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर फ्लैंक वियर। उसके बाद होता है क्रेटर वियर, बिल्टअप एज, नॉच वियर, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, थर्मल क्रैकिंग, एज चिपिंग और ब्रेकेज। तो ये 7 टाइप्स ऑफ वियर बहुत ही कॉमन होते हैं। तो एक एक करके सभी के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। फ्लैंक वियर। फ्लैंक वियर क्या होता है? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन इंसर्ट फ्लैंक और क्लियरेंस फेस। फ्लैंक वियर जनरली इंसर्ट के फ्लैंक फेस पे होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने दो फोटो यूज किया है, एक एनिमेटेड फोटो है और दूसरा ओरिजिनल फोटो है। इंसर्ट्स का यूज किया हुआ फोटो है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वियर हो चुका है इंसर्ट। फ्लैंक वियर इज द डिजायर्ड इंसर्ट वियर मैकेनिज्म। इसका मतलब ये होता है कि फ्लैंक वियर जो है ये बहुत ही कॉमन है। ये इंसर्ट्स के ऊपर आना ही आना है। ठीक है, जब भी आप इंसर्ट यूज करेंगे तो फ्लैंक वियर हो ही जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ कंपोनेंट्स का मशीनिंग करने के बाद फ्लैंक वियर ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, इट इज द ओनली वियर मैकेनिज्म दैट इज प्रेडिक्टेबल। यही वियर मैकेनिज्म है जो कि प्रेडिक्टेबल है। मतलब इसके बारे में आप बता सकते हैं कि हाँ, अभी फ्लैंक वियर हो जाएगा आफ्टर मशीनिंग सर्टेन कंपोनेंट्स। कुछ कंपोनेंट्स का मशीनिंग करने के बाद ये फ्लैंक वियर आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि अभी ये फ्लैंक वियर होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक नया इंसर्ट लिया है, फर्स्ट एज आपने यूज़ किया, तो आपको पता चल गया कि 50 कंपोनेंट्स के बाद फ्लैंक वियर हो गया, इंसर्ट्स में वियर आ गया है। तो जब आप सेकेंड यूज़ करेंगे तो सेकेंड एज में भी ऑटोमेटिकली 50 कंपोनेंट्स के आसपास ही फ्लैंक वेयर आ जाएगा। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट स्टेबल टू लाइफ। फ्लैंक वेयर में टू लाइफ स्टेबल होता है, कंसिस्टेंट होता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर 50 कंपोनेंट्स में वियर आ रहा है, फ्लैंक वेयर आ रहा है, तो वो कंसिस्टेंटली 50 कंपोनेंट्स के बाद ही या उसके आसपास एक दो तीन कंपोनेंट आगे पीछे हो सकता है, वो वियर आ जाएगा। तो इट प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट स्टेबल टू लाइफ होता है फ्लैंक वियर का। रीजन। फ्लैंक वियर का रीजन क्या है? इट इज कॉज्ड बाय अब्रेजन ऑफ द फ्लैंक। फ्लैंक के अब्रेजन से वहाँ पे वियर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग इंसर्ट यूज करते हैं तो वहाँ पे रबिंग होता है फ्लैंक के पास, जिसके कारण अब्रेजन होता है और फ्लैंक वियर हो जाता है। हाई कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कटिंग स्पीड ज़्यादा करके चला रहे हैं तो फिर आपका वहाँ पे फ्लैंक वियर बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लो वियर रेजिस्टेंट कार्बाइड ग्रेड। अगर आप इंसर्ट का जो ग्रेड यूज़ कर रहे हैं वो लो वियर रेजिस्टेंट है, तो उसके कारण भी फ्लैंक वियर बहुत ही जल्दी इंसर्ट के ऊपर आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले आप हार्डर ग्रेड ऑफ इंसर्ट को यूज़ कीजिए। इंसर्ट का जो हार्डर ग्रेड है उसको आप यूज़ करें। रिड्यूस कटिंग स्पीड को आप कम करें। इंक्रीज कूलेंट प्रेशर एंड चेक कूलेंट डायरेक्शन। कूलेंट प्रेशर जो कि चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंसेक्ट्स के लाइफ को बढ़ाने के लिए कूलेंट प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप कूलेंट प्रेशर को बढ़ाएं, इंक्रीज करें और उसका कूलेंट का डायरेक्शन देखें कि वो इंसेक्ट के कटिंग एज के ऊपर ही आना चाहिए। कूलेंट का जो प्रेशर है, कूलेंट का जो फ्लो है, इंसेक्ट का कटिंग एज के ऊपर ही आना चाहिए। तब आप फ्लैंक वियर को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्रेटर वियर। अभी हम लोग क्रेटर वियर के बारे में देखते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द रेक फेस ऑफ द इंसर्ट। ये इंसर्ट्स के रेक फेस पे बनता है। अब यहाँ देखिए, टॉप फेस जो है इंसर्ट का, इसी के ऊपर क्रेटर वियर जनरली बनता है। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं क्लैरिटी के लिए, ये टॉप फेस के ऊपर क्रेटर वियर हुआ है। इट इज कॉमन इन मशीनिंग कार्बन स्टील्स एट हाई कटिंग स्पीड। ये कार्बन स्टील के मशीनिंग में बहुत ही कॉमन होता है अगर आप उसको हाई कटिंग स्पीड ऊपर चला रहे हैं। ठीक है, तो क्रेटर वियर आप याद रखिए इंसर्ट्स के रेक फेस पे ही जनरली बनता है। क्रेटर वियर, इसका रीजन क्या है? क्रेटर वियर क्यों होता है? इट इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर ऑफ द चिप ऑन द टॉप ऑफ द इंसर्ट। ठीक है, ये एक्सेसिव हीट के कारण होता है और चिप का जो प्रेशर होता है इंसर्ट के टॉप पे जो लगता है, और एक्सेसिव हीट जो जनरेट होता है उसके कारण, इसके कारण वहाँ पे एक गड्ढा बनता है। ठीक है, जिसके कारण क्रेटर वियर इंसर्ट्स के टॉप फेस पे बनता है। इट occurs ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन वर्कपीस मटेरियल एंड कटिंग टूल। एक और रीजन है, ये वर्कपीस का जो मटेरियल निकला है, जो चिप निकल रहा है, और कटिंग टूल का जो मटेरियल है,
इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण वहाँ पे ये गड्ढा बन जाता है, क्रेटर बन जाता है और ये धीरे-धीरे करके वियर हो जाता है, ठीक है? हाई कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर कटिंग स्पीड ज़्यादा है तो क्रेटर वियर बहुत जल्दी आपका इंसेक्ट्स के ऊपर बन जाएगा। सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला है रिड्यूस कटिंग स्पीड को आप कम करिए। देन सेलेक्ट ज्योमेट्री विद हायर रेक एंगल। अगर इंसर्ट्स का रेक एंगल हायर है, ठीक है, ऐसा ज्योमेट्री आपने जो सेलेक्ट किया है कि उसमें रेक एंगल ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है, तो वो बहुत ही यूजफुल होता है क्रेटर वियर को मिनिमाइज करने के लिए। यूज मोर टीआईसी कंटेंट इंसर्ट ग्रेड। ऐसा ग्रेड आप यूज़ कीजिए इंसर्ट का जिसमें टीआईसी टाइटेनियम कार्बाइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, उसके कारण भी क्रेटर वियर मिनिमाइज होता है। यूज मोस्टली सीवीडी कोटेड गेट्स। सीवीडी कोटेड गेट्स इसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा। इंसर्ट कूलेंट प्रेशर एंड चेक कूलेंट डायरेक्शन। अगेन कूलेंट प्रेशर आपको बढ़ाना होगा और कूलेंट का डायरेक्शन जैसा मैंने पहले बताया आपको चेक करना होगा कि इंसर्ट्स का जो कटिंग एज है उसी के ऊपर कूलेंट का फ्लो आ रहा है। तो इससे हम लोग क्रेटर वियर मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्टअप एज। बिल्टअप एज क्या होता है? इट हैपेंस ड्यू टू वेल्डिंग ऑफ वर्कपीस मटेरियल और चिप टू द इंसर्ट एजेस। मशीनिंग के दौरान जो चिप्स निकलता है या वर्कपीस मटेरियल जो निकलता है इन द फॉर्म ऑफ चिप, वो उसका क्या होता है इंसर्ट्स के एजेस के ऊपर वेल्डिंग हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए वो जमा हो जाता है, ठीक है, वो चिपक जाता है वहाँ पे, जिसके कारण एक नया एज जनरेट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम द रियल कटिंग एज जो इंसर्ट्स का है उसके अलावा एक अलग ही एजेस बन जाता है वहाँ पे जिसको हम लोग बिल्टअप एज बोलते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ इफेक्टिव ज्योमेट्री causes increases in cutting forces and hence insert edges break। अगर आपका इंसर्ट का ज्योमेट्री इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ड्यू टू दिस बिल्टअप एजेस जो है जनरेट हो रहा है उसके कटिंग फोर्सेस एजेस के पास बढ़ जाएगा और अगर ज़्यादा टाइम के लिए फिर अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूस उसको तो फिर इंसर्ट का ब्रेकेज होने का चांसेस वहाँ पे बढ़ जाता है। इट इज़ मोस्टली ऑब्जर्व ऑन द रेक फेस ऑफ द इंसर्ट। ये भी जो टॉप फेस है रेक फेस है, आप फोटो में देख सकते हैं, यहीं पे बिल्टअप होता है, ठीक है। इट इज़ कॉमन इन मशीनिंग वेरी स्टिकी मटेरियल सच एज लो कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम। ये जो बहुत ही स्टिकी मटेरियल्स होते हैं जिसमें कार्बन कम होता है, ठीक है, और स्टेनलेस स्टील मटेरियल हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, इसमें ये बहुत ही कॉमन होता है क्योंकि जो स्टिकी मटेरियल होने के कारण वहाँ पे चिपक जाता है और बिल्टअप जनरेट हो जाता है। रीज़न क्या है बिल्टअप एज का? लो कटिंग स्पीड इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ बिल्टअप एजेस। कटिंग स्पीड अगर आपका कम है तो बिल्टअप एज फॉर्मेशन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। नेगेटिव कटिंग ज्योमेट्री। अगर इंसर्ट्स का जो कटिंग ज्योमेट्री है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे भी बिल्टअप एज बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कटिंग जोन टेम्परेचर इज टू लो। अगर कटिंग जोन का टेम्परेचर कम है तो फिर बिल्टअप एज जल्दी जनरेट होगा आपका। तो ये सारे रीज़न हैं बिल्टअप एज होने के। सॉल्यूशन क्या है? इंक्रीज कटिंग स्पीड आप बढ़ाइए ताकि वहाँ का टेम्परेचर बढ़े और वहाँ पे जो वो चिपक रहा है, ठीक है, चिप्स और जो वर्कपीस मटेरियल वहाँ पे जो चिपक रहा है वो ना चिपके, ठीक है। यूज शार्प कटिंग एजेस और पॉजिटिव ज्योमेट्री। इंसर्ट्स का जो कटिंग एज अगर शार्प कटिंग एज यूज़ कर रहे हैं आप या पॉजिटिव ज्योमेट्री इंसर्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर बिल्टअप एज होने का चांसेस आप मिनिमाइज कर सकते हैं। यूज पीवीडी कोटेड ग्रेड्स एंड पॉलिश्ड एजेस। पीवीडी कोटेड ग्रेड्स यूज कीजिए या फिर ऐसा इंसर्ट यूज कीजिए जिसका एजेस पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, काफी शार्प है वो। इंक्रीज कूलेंट प्रेशर एंड चेक कूलेंट डायरेक्शन। अगेन इसमें भी आपका कॉमन चीज है, कूलेंट प्रेशर आपको बढ़ाना होगा, ठीक है, और कूलेंट का डायरेक्शन चेक कीजिए कि प्रॉपरली कटिंग एज के ऊपर जा रहा है, जिससे चिप ब्रेकेज हो। चिप अगर ब्रेक होगा तो बिल्टअप एज होने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा। नोच वियर। अभी हम लोग नोच वियर देखेंगे। ये क्या होता है? इट इज लोकलाइज्ड फेल्योर एट द डेप्थ ऑफ कट लाइन। जब हम लोग डेप्थ ऑफ कट लेते हैं तो उसका जो लास्ट पोर्शन है वहाँ पे ये जनरली फेलियर होता है, मतलब वहाँ पे ये नोच वियर प्रोड्यूस होता है। इट अकर्स ऑन बोथ रेक फेस एंड फ्लैंक फेस। ये जनरली रेक फेस पे भी होता है और फ्लैंक फेस भी होता है, ठीक है। इट इज कॉमन इन मशीनिंग स्टेनलेस स्टील, हाई टेम्परेचर अलॉयज एंड ऑल वर्क हार्डनिंग मटेरियल्स। ये कहाँ पे कॉमन होता है? स्टेनलेस स्टील का अगर आप मशीनिंग कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर अलॉयज का मशीनिंग कर रहे हैं, या फिर ऐसा मटेरियल जो वर्क हार्डनिंग किया हुआ है उसका मशीनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे ये नॉच वियर पॉसिबली देखा जाता है। नॉच वियर का रीज़न क्या है? हाई हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। अगर आपका जो कंपोनेंट आप जिसको मशीन कर रहे हैं उसका हार्डनेस ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे नॉच वियर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। सॉल्यूशन क्या है? वैरी द कटिंग डेप्थ। कटिंग डेप्थ को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आप आपने पहले पास में 2 mm डेप्थ ऑफ कट लिया है तो आप नेक्स्ट पास में 1 mm ले सकते हैं। इस तरीके से चेंज करने से क्या है, वो लोकलाइज्ड फेल्योर नहीं होगा। वो जो डेप्थ ऑफ कट लाइन है वो चेंज होते रहेगा, जिसके कारण जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे नोच वेयर होता है वहाँ पे नोच वेयर होने के चांसेस कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पोर्शन वीक नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रेशर उस पर नहीं लग रहा है, वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण नोच वेयर कम होगा। सेलेक्ट सीवीडी कोटेड गेट, आप सीवीडी कोटेड गेट्स यूज कर सकते हैं इसके लिए, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। चूज मोर वियर रेजिस्टेंट गेट, अगेन जिस ग्रेड का इंसर्ट आप यूज कर रहे हैं अगर वो ज़्यादा वियर रेजिस्टेंट है तो वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा नॉचवेयर के लिए। रिड्यूस कटिंग स्पीड व्हेन मशीनिंग हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, अगर हीट रेजिस्टेंट मटेरियल आप यूज कर रहे हैं मशीनिंग करने के लिए तो कटिंग स्पीड आप कम रखें। उसके बाद आता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये क्या होता है, इट टेक्स प्लेस व्हेन इंसर्ट मटेरियल सॉफ्टेंड। जनरली होता क्या है, बहुत ही हाई टेम्परेचर जनरेट होने के कारण जो इंसर्ट का जो मटेरियल है, कार्बाइड जो मटेरियल है उसमें वो सॉफ्टेंड हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है एजेस का। आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है और एज आप देखिए लग रहा है कि ये थोड़ा मेल्ट होके थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं इस फोटो में। इट इज़ कॉमन इन मशीनिंग अलॉय स्टील एट एलिवेटेड स्पीड्स। अगर आप अलॉय स्टील मशीन कर रहे हैं और कटिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा है तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने का चांसेस वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। इंसर्ट बाइंडर सॉफ्टens एंड अलाउज मूवमेंट ऑफ द कार्बाइड ग्रेन्स। इंसर्ट को बनाने के लिए जो बाइंडर यूज़ करते हैं वो सॉफ्टन हो जाता है और जिसके कारण जो कार्बाइड ग्रेन्स है उसका मूवमेंट होने लगता है, ठीक है, इसलिए डिफॉर्मेशन हो जाता है इंसर्ट्स के एजेस में। रीज़न, अगेन कटिंग टेम्परेचर इज़ टू हाई, कटिंग टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। कॉज्ड बाय एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर, वही अगर कटिंग स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट जनरेट होगा, ठीक है, और ज़्यादा प्रेशर होने के कारण डिफॉर्मेशन हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले कटिंग स्पीड कम करें आप, फीड रेट भी कम करें, रिड्यूस द फीड रेट, रिड्यूस द डेप्थ ऑफ कट भी कम करें आप, और इंक्रीज कूलेंट प्रेशर, कूलेंट प्रेशर को बढ़ाइए ताकि जो हीट ज़्यादा जनरेट हो रहा है वो हीट जनरेट नहीं हो और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हम लोग इस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। देन इज थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग क्या है, इट इज ऑब्जर्व्ड एज इवनली स्पेस्ड क्रैक्स परपेंडिकुलर टू द एजेस। अगर आप इस फोटो में देखेंगे दोनों फोटो में तो क्लियरली आपको दिखेगा एक क्रैक्स दिख रहा है आपको जो कि एजेस के परपेंडिकुलर है, तो ये थर्मल क्रैकिंग हुआ है इसमें। इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व इन मिलिंग एंड इंटरप्टेड कटिंग। ये जनरली मिलिंग ऑपरेशन में या अगर कहीं पे इंटरप्टेड कटिंग हो रहा है टर्निंग में भी तो वहाँ पे थर्मल क्रैकिंग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। थर्मल क्रैकिंग का रीज़न क्या है, इट इज़ कॉज्ड बाय रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एजेस। जैसा मैंने आपको बताया अगर इंटरप्टेड कटिंग है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ पोर्शन के बाद आप मशीनिंग नहीं कर रहे हो जहाँ पे गैप है, ठीक है, इंटरप्शन है, तो वहाँ पे एज थोड़ा ठंडा होगा, फिर जब मशीनिंग करेगा तो वहाँ पे एज गर्म होगा, हीट होगा, तो ये रिपीटेड जो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एजेस हो रहा है जिसके कारण थर्मल क्रैकिंग होने का चांसेस रहता है। ड्यू टू इंटरमिटेंट मशीनिंग, जैसा मैंने बताया आपको, वेरिएशन इन कूलेंट सप्लाई, अगर कूलेंट सप्लाई में वेरिएशन है, कभी कूलेंट का फ्लो सही है कभी कम है, तो उसके कारण भी थर्मल क्रैकिंग होता है। सॉल्यूशन क्या है, कटिंग स्पीड को कम करिए, अगेन रिड्यूस फीड रेट को भी थोड़ा कम करिए आप, सेलेक्ट अ टफर ग्रेड इंसर्ट, इंसर्ट ऐसा यूज़ करें जो टफ हो, टफर ग्रेड इंसर्ट आप यूज़ करेंगे तो थर्मल क्रैकिंग होने का चांसेस आप मिनिमाइज कर सकते हैं। टर्न ऑफ कूलेंट सप्लाई व्हेन मशीनिंग इंटरप्टेड कट्स, अगर आप इंटरप्टेड कट्स मशीन कर रहे हैं तो कूलेंट सप्लाई वहाँ पे नहीं दें आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थर्मल क्रैकिंग होने के चांसेस कम रहेगा, ठीक है। अवॉइड द यूज़ ऑफ कूलेंट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो कूलेंट ही यूज़ ना करें, ठीक है, तो भी थर्मल क्रैकिंग रुक सकता है, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। एज चिपिंग और ब्रेकेज, एज चिपिंग और ब्रेकेज क्या होता है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन कटिंग एजेस। आप देख सकते हैं इस फोटो में ये जनरली कटिंग एजेस के ऊपर ही होता है, ठीक है, कटिंग एजेस या तो चिप ऑफ हो जाता है या फिर टूट जाता है, ब्रेकेज हो जाता है। चिपिंग और ब्रेकेज हैपेंस ड्यू टू एन ओवरलोड ऑफ मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेसेस। अगर इंसर्ट्स के ऊपर मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लोड लग रहा है इसके ऊपर, तो वो चिपिंग हो जाएगा या फिर ब्रेकेज हो जाएगा। एज चिपिंग और ब्रेकेज का रीज़न क्या है, तो सबसे पहला रीज़न है डेप्थ ऑफ कट और फीड इज़ टू हाई। अगर डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा है और फीड बहुत ज़्यादा है तो फिर ये आपका इंसर्ट एज चिपअप हो जाएगा या फिर ब्रेक कर जाएगा।
सैंड इंक्लूजन्स इन द वर्कपीस मटेरियल, अगर जो कंपोनेंट है वर्कपीस मटेरियल है उसमें सैंड इंक्लूजन्स है, सैंड्स के पार्टिकल्स हैं उसमें रह गए हैं, तो उसके कारण भी चिपिंग होता है और ब्रेकेज होता है। बिल्डअप एज ऑफ एक्सेसिव वियर ऑन द इंसर्ट, अगर इंसर्ट्स के एज के ऊपर बिल्टअप एज जनरेट हो गया और आपने नोटिस नहीं किया, तो एक्सेसिव वियर होने के कारण चिपिंग हो जाएगा या ब्रेकेज हो जाएगा। देन वाइब्रेशन ड्यूरिंग मशीनिंग, अगर मशीनिंग के कारण किसी भी रीज़न के कारण अगर टूल आपका ठीक से टाइट नहीं है या फिर कंपोनेंट फिक्सर में ठीक से नहीं है फिट किया हुआ, ठीक है, कहीं पे लूज़ है, कुछ भी लूज़ है और वाइब्रेशन हो रहा है किसी भी रीज़न के कारण, तो फिर चिपिंग और ब्रेकेज होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। सॉल्यूशन क्या है? सेलेक्ट अ टफर गेट ऑफ इंसर्ट, इंसर्ट का टफर गेट आप यूज़ करें। रिड्यूस फीड रेट को कम करिए। चेक टूल क्लैंपिंग स्टेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल का जो क्लैंपिंग स्टेबिलिटी है उसको आप चेक करिए। उसी तरीके से आप वर्कपीस मटेरियल या कंपोनेंट का भी स्टेबिलिटी देख सकते हैं, कहीं कुछ वाइब्रेशन तो नहीं आ रहा है। इंक्रीज कटिंग स्पीड, और कटिंग स्पीड को बढ़ाइए। उसके कारण क्या होगा, एक पर्टिकुलर पोर्शन पे पर्टिकुलर रीजन पे ज़्यादा मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आएगा, लोड नहीं आएगा, ठीक है। फीड रेट कम करना, लेकिन कटिंग स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, उसके कारण लोड नहीं आएगा और ब्रेकेज और चिपिंग होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वियर पैटर्न के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंसर्ट्स केसेस पे कौन कौन सा वियर होता है, कितने टाइप का होता है, क्यों होता है, कहाँ पे होता है, और उसको हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।